Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुड़गांव। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इस पार्ट में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, कृषि उत्पादन में वृद्धि। 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपजों विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। स्पेशली 5 फसलों गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज बढ़ने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। अतः 1967 के बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना हो गया। खाद्यान्नों में भी गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई, जबकि गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई 1960-61 से 1991 के बीच में। इसी कारण प्राय यह कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति है। नंबर 2, किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ और वे समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुए। हरित क्रांति से बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। नंबर 3, खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जिससे उसके आयात में भारी कमी आई। कभी कभी हम खाद्यान्नों का निर्यात भी करते हैं। नंबर 4, पूंजीवादी खेती कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हरित क्रांति से पूरा लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इससे कृषि में पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले किसानों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होते हैं, जिससे वे कृषि में पूंजी लगा सकते हैं। नंबर 5, लाभ का पुनर्निवेश। हरित क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि हुई और किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग कृषि में सुधार करने में व्यय किया। नंबर 6, उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डिजिटल ईंधन, पंपिंग सेट आदि तथा उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास आदि बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। अतः इन वस्तुओं के निर्माण उद्योग विकसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में इन उद्योगों ने उल्लेखनीय उन्नति की है। नंबर 7, मूल्यों पर प्रभाव। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मूल्यों विशेषतः कृषि उपजों में मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई, परंतु हरित क्रांति आने के बाद में मूल्यों में वृद्धि में कमी देखी गई है। अतः हरित क्रांति ने अपने आरंभिक वर्षों में मूल्यों को अधिक बढ़ने से रोकने में सहायता की है। नंबर 8, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक ओर मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने का भय उत्पन्न हो गया, वहीं दूसरी ओर वर्ष में एक से अधिक फसलें होने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी।
इससे ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा उसकी मांग पर प्रभाव पड़ा। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूस्वामियों को फसल की बुवाई तथा कटाई के समय श्रमिकों की कमी महसूस होने लगी है, परंतु धीरे धीरे इस कमी को मशीनों से अधिकाधिक प्रयोग से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। नंबर 9, किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स। भारतीय किसान प्राचीन काल से ही अनपढ़, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी रहा है। वह कृषि के पुराने ढंग ही अपनाता रहा है और अपनी निर्धनता तथा अज्ञानता को अपने दुर्भाग्य का परिणाम मात्र समझता रहा। परंतु हरित क्रांति ने भारतीय किसानों की विचारधारा में मूलभूत परिवर्तन किए। जिस समझदारी से किसानों ने नई कृषि पद्धति को अपनाया, उससे यह भ्रम दूर हो गया है कि भारतीय किसान नए विचारों तथा तकनीकी को नहीं अपना पाएंगे। नेक्स्ट, डिमेरिट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं। सीमित फसलें, लिमिटेड क्रॉप्स। हरित क्रांति का सीमित फसलों पर ही प्रभाव पड़ा। इसके प्रभावाधीन मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई और खाद्यान्नों में भी गेहूं की उपज ही विशेष रूप से बढ़ी। ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज में भी वृद्धि हुई। चावल भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, परंतु इसकी उपज पर हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। केवल आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ही हरित क्रांति से चावल की उपज में वृद्धि हुई। पटसन, कपास, चाय, गन्ना आदि जैसी व्यापारिक फसलें हरित क्रांति के लाभ से लगभग पूर्णतः वंचित हैं। नंबर 2, सीमित प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र पर पड़ा। देश की लगभग 40% भूमि ही हरित क्रांति से प्रभावित हुई और शेष 60% भूमि इसके लाभ से वंचित रह गई। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक हुआ। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पर भी इसका प्रभाव पड़ा, परंतु उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा शुष्क प्रदेशों में हरित क्रांति अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाई। नंबर 3, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटीज़। हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र पर ही पड़ने से क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक ही यह सीमित रहे। पूर्वी क्षेत्र, जिनमें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सम्मिलित है, हरित क्रांति से लाभ नहीं उठा सका। इसी प्रकार से दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश को छोड़कर भी हरित क्रांति के प्रभाव से वंचित ही रहा और क्षेत्रीय विषमताओं को प्रोत्साहन मिला। नंबर 4, व्यक्तिगत विशेषताओं में वृद्धि। हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताओं के साथ साथ व्यक्तिगत विषमताएं भी बहुत बढ़ी। इसी कारण यह हरित क्रांति का अधिकतम लाभ बड़े किसान ही उठा सके, क्योंकि उनके पास कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक तथा सिंचाई के प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन थे। इसके विपरीत निर्धन तथा छोटे किसानों के पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता और वे अपना उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सकते। इस प्रकार अमीर किसान अधिक अमीर तथा गरीब किसान अधिक गरीब हो गए। नंबर 5, बेरोजगारी में वृद्धि। हरित क्रांति के अंतर्गत धनी किसानों ने
मशीनों का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया, जिससे कृषि मजदूरी में बेरोजगारी अधिक फैल गई। नंबर 6, कृषि उत्पादन में कम वृद्धि दर। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकी जितनी इससे आशा की गई थी। धन्यवाद।